हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एबीपी न्यूज पर भारतीय वायुसेना में राफेल की ये पहली तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, 5 राफेल विमान भारतीय वायुसीमा में दाखिल हो चुके हैं और भारतीय वायुसीमा में दाखिल होते ही 2 सुखोई विमान जो हैं वो एस्कॉर्ट कर रहे हैं, निगरानी करते हुए लेकर आ रहे हैं इन 5 राफेल विमानों को। ये देखिए हवा में किस तरीके से ये विक्ट्री का निशान, जीत का निशान, ये वी फॉर्मेशन बनाकर आगे बढ़ते हुए ये विमान, जिनमें 5 राफेल हैं और 2 सुखोई विमान जो अब एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आ रहे हैं इन राफेल विमानों को। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि दुश्मन का खेल होगा फेल, क्योंकि आ गया है राफेल। राम राम राफेल कहिए। भारतीय वायुसीमा में राफेल के पहले दर्शन आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको करा रहा है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस समय मौजूद हैं। और नीरज, जो बात मैं पहले कह रही थी कि साहब जब पहली तस्वीर नजर आएगी इन राफेल विमानों की हवा में तो वो किस तरीके की फॉर्मेशन होगी, और फॉर्मेशन वही है जिसका देश को इंतजार, जीत वाला फॉर्मेशन, विक्ट्री वाला फॉर्मेशन, वो वी का साइन बनाते हुए हवा में आगे बढ़ते हुए ये 5 राफेल विमान और इनकी निगरानी में साथ साथ चलते 2 सुखोई भी। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा। जैसे ही भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हुए तो जो उन्होंने फॉर्मेशन बनाई वो विक्ट्री, जो आप विक्ट्री कह रही है, वो दरअसल एरो फॉर्मेशन भी है। एरो फॉर्मेशन इसलिए यानी कि जो बाण की जो फॉर्मेशन होती है, जो ऐसे बाण जाता है, इस तरह की ये फॉर्मेशन बनाई गई है। तो ये इसलिए बनाई गई है ताकि, क्योंकि गोल्डन एरोज नाम ही है इस स्क्वाड्रन का, जो 17 स्क्वाड्रन है रफाल की, उसका नाम ही है गोल्डन एरोज, यानी कि जो सुनहरे जो धनुष है, बाण है, उसके नाम पर ये गोल्डन एरोज नाम है। इसलिए इन्होंने इस तरह की फॉर्मेशन बनाई। इसको वी यानी विक्ट्री भी कह सकते हैं और एरो हेड फॉर्मेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये बनाई है, यहां पर पहुंचने वाली है, जल्दी पहुंचने वाली है। अंबाला में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। यहाँ के लोग यहाँ की उसकी सिर्फ गर्जना सुनना चाहते हैं, रफाल लड़ाकू विमान की, कि उसकी गर्जना कैसी होगी। और क्योंकि अभी इसमें मिसाइल और वेपन्स इंटीग्रेट नहीं किए गए थे, इसीलिए जो अल्दफ्रा एयरबेस से इनको जैसे ही भारत की एयर स्पेस में दाखिल हुए, हिंद महासागर में हुए, वहां पर जो भारतीय नौसेना की फ्लीट ने उनका आगवानी की और उसके बाद जो सुखोई फाइटर जेट्स हैं भारतीय वायुसेना के, वो उनको साथ लेकर आ रहे हैं, फ्लैंक करके लेकर आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए लेकर आ रहे हैं और यहां पर कभी भी पहुंच सकते हैं। उसके लिए अभी भी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स यहां पर जो है अब उड़ान भर रहे हैं, वो इसीलिए कि सुरक्षित रहे एयर स्पेस रफाल लड़ाकू विमान के यहां पहुंचने और मुझे लगता है नीरज राजपूत, आपको जरा मौसम के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए कि इस समय अंबाला में मौसम किस तरीके का है। अब मुझे देखिए रोमाना, पसीना आ रहा है, यहाँ पे धूप निकली हुई है। सुबह में जरूर ऐसा लग रहा था कि बारिश हो सकती है और मौसम को लेकर प्रेडिक्शन भी आने लग गई थी, लेकिन मैंने खुद देखा है यहाँ पर कि मौसम सुबह से ठीक ही है। इतनी हल्की धूप है, थोड़ी उमस ज्यादा है, इसलिए स्वेटिंग ज्यादा हो रही है। तो मौसम बिल्कुल साफ है फाइटर जेट्स के लिए। और फाइटर जेट्स के लिए रोमाना एक चीज और मैं बता दूं कि ऑल वेदर ये फाइटर जेट्स होते हैं, इनके लिए कोई ऐसा मायने नहीं रखता कि बारिश हो रही है या फॉग हो रहा है, ये लैंडिंग कर सकते हैं, इनको नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका जो रफाल का, जैसे कि हम लगातार कल से भी बता रहे हैं, पहले से भी बता रहे थे, लेकिन कल से बहुत ज्यादा बता रहे हैं कि किस तरह की जो इनके पायलट्स होते हैं वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, उनको नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके जो हेलमेट होता है उनके ऊपर सारी जो डिटेल्स आ जाती हैं कि कहां पर उनको लैंडिंग करनी है। उसके लिए कोई बारिश, कोई फॉग उनके लिए मायने नहीं रखती, कोई अंधेरा मायने नहीं रखता है। वो सिर्फ अपने स्क्रीन पर जो उनके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है उसके अनुसार चलते हैं और उसी से वो लैंडिंग करा सकते हैं। तो आसानी से लैंडिंग करा सकते हैं। अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है, धूप निकली हुई है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। हो सकता है कि रफाल लड़ाकू विमान जब यहां आसमान में आए, क्योंकि मैं ठीक वहीं पर खड़ा हूं जहां पर एयरफोर्स बेस बामुश्किल 500 मीटर यहां से है, तो हमारी जो परिधि है, जो बाउंड्री है, वो यहां पर है। और उन्होंने कहा कि अब जो रेस्ट्रिक्शंस है वो सारी हटा ली गई हैं, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी मीडिया के लिए अलाउड है, यहां पर आ सकते हैं, क्योंकि ये जो फाइटर जेट्स है अब यहां पर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए मौसम बिल्कुल साफ है, ये आप मानकर चलिए। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ्स जो हैं वो सबसे पहले एबीपी न्यूज पर ही दिखाई देंगे रफाल लड़ाकू विमानों की जब लैंडिंग होगी यहां अंबाला एयरबेस पे। अंदर किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, हम सब ये जानते हैं। कैसे अंबाला एयरबेस में एक खास पार्किंग एरिया, हैंगर्स जो बनाए गए हैं, उन तैयारियों के बारे में भी जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए।
बिल्कुल रोमाना, मैं बता दूं आपको कि मैं इस अंबाला एयर बेस के अंदर जा चुका हूं। जब तैयारी चल रही थी, जब गोल्डन एरोज नाम दिया गया था, मैं खुद इस एयर बेस के अंदर गया था। जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनना स्टार्ट हो गया था इन रफाल लड़ाकू विमानों के लिए, अंदर जो है पूरी तरह से ये जो बहुत बड़ा एयर बेस है, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर पहले से ही MiG-21 बाइसन जो है उनकी एक स्क्वाड्रन यहां पर है। जैगुआर की भी स्क्वाड्रन इस एयर बेस के अंदर है, अंबाला एयर बेस में है। और अब क्योंकि MiG-21 की बाइसन की स्क्वाड्रन कम हो रही थी, तो इसीलिए यहां पर जो रफाल की जो एयरबेस रफाल की जो स्क्वाड्रन है उसको यहां पर तैनात किया गया। हालांकि पहले गोल्डन एरोज भटिंडा में हुआ करती थी पंजाब के, लेकिन अब इन रफाल लड़ाकू विमानों के लिए यहां पर शिफ्ट की गई है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार किया गया है। पहले से भी यहां रनवे थे, लेकिन इन रफाल लड़ाकू विमानों के लिए अलग से रनवे बने हैं, अलग से यहां पर हैंगर्स बने हैं, क्योंकि 18 लड़ाकू विमान जो है यहां पर तैनात किए जाएंगे। उनके लिए 18 हैंगर यानी जो पार्किंग स्पेस होता है, हम देखते हैं पूरी तरह से जो एकदम बंकर की तरह जो हैंगर्स होते हैं, पार्किंग स्पेस होती है जिस पर बम का भी कोई जो है नुकसान नहीं हो सकता है। ऊपर से अगर बमबारी होती है तो इस तरह के मजबूत जो हैंगर्स बने हैं। उसके साथ साथ जो सिमुलेटर्स है, सिमुलेटर्स यानी कि जहां पर ट्रेनिंग होती है, एक्चुअल में आप फाइटर जेट्स पर बैठने से पहले सिमुलेटर पर ट्रेनिंग लेते हैं, वो सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दसों कंपनी, जो फ्रांस की कंपनी जिसने रफाल तैयार किए हैं, उसी ने यहां पर तैयार किए हैं। करीब 250 करोड़ रुपए के लागत से इसके अंदर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। आप रहिए मेरे साथ, नीरज राजपूत। दर्शकों को सीधे लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी इस समय मौजूद हैं। प्रणय, हिंदुस्तान में हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इन राफेल विमानों की गर्जना सुनने के लिए, लेकिन अगर दुश्मन की बात की जाए तो उसकी धड़कनें तो तेज हो रही होंगी इनकी गर्जना का सिर्फ एहसास करके। बिल्कुल रोमाना, अगर कोई भी नया मिलिट्री हार्डवेयर आता है किसी भी देश के पास, अगर कोई नया मिलिट्री प्रोग्रेस जिसे कहा जाता है, सैन्य क्षमता उसकी बढ़ती है, तो ये प्रभावित करता है जो सारे डायनामिक्स होते हैं, जो पावर डायनामिक्स कहे जाते हैं किसी भी देश के, उसके नेबरहुड के, उनको प्रभावित करता है। और इसीलिए आप देखिए कि अधिकतर देश किसी भी दूसरे देश के नए हथियार एक्वायर करने पर, उनके सैन्य क्षमता बढ़ाने के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं कि इससे कहीं सैन्य संतुलन न गड़बड़ा जाए। लेकिन राफेल क्या चेंज करता है? राफेल चेंज करता है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो कि भारत की जो है कहा जा सकता है भारत की सिक्योरिटी की एक हकीकत है, क्योंकि एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल है, दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यानी दोनों तरफ भारत के सामने एक चुनौती है कि उसे अपने दुश्मन के इरादों को काउंटर करना है, बिना सीमाओं को लांघे, बिना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल को लांघे। और राफेल भारत को वही एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटीज, यानी जो नजर में सामने दिख भी नहीं रहा है उस खतरे को भी न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, चाहे वो जमीन पर हो, चाहे वो हवा में हो या समंदर के अंदर हो। भारतीय सरहदों में रहते हुए, भारतीय एयर स्पेस को क्रॉस किए बिना किस तरीके से चीन या पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए, यह कैपेबिलिटी राफेल भारत को देता है। यानी बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए अब शायद भारतीय वायुसेना को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना को अब जो वायु सीमा है उसको लांघने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और आपने वो जो बात कही ना कि देखिए, एक तरफ एलओसी है, दूसरी तरफ एलएसी है। नीरज राजपूत, इसी वजह से अंबाला का ये एयरबेस जो है वो स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण हो जाता है। का बहुत ही सामरिक महत्व का ये मिलिट्री बेस है, एयरबेस नहीं मिलिट्री बेस है दरअसल ये जो अंबाला का जो बेस है। यहाँ पर भारतीय सेना यानी कि थल सेना की जो स्ट्राइक कोर है, खड़गा कोर है, वो यहाँ पर तैनात रहती है। उसको हेडक्वार्टर यहाँ पर है। यानी कि ये खड़गा कोर इसलिए है, स्ट्राइक कोर, कि दुश्मन की सीमा में हमला करना है, घुसकर उसको मारना है, तो उसके लिए ये स्ट्राइक कोर है जो कि जाएगी, दुश्मन की सीमा में जाएगी। दूसरा, यहाँ पर जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, उसका बेस यहाँ पर इसके अंदर है, इस बेस के अंदर है। और साथ ही पहले से जैसे मैंने बताया, MiG-21 बाइसन, जैगुआर भी है यहाँ पर, और अब रफाल लड़ाकू विमान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक ये बेस है अंबाला एयरबेस, और इसको वीरों की धरती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, इसके अंदर जाएंगे तो आपको देखेंगे कि 1965 पे जब पाकिस्तान ने कोशिश की थी हमला करने की, उसके निशान यहाँ पर अभी भी हैं, जिसका बदला लिया फिर यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना थी और थल सेना ने, दोनों ने बदला लिया था। यहीं से स्ट्राइक किया गया था, खड़गा कोर की तरफ से किया गया था, जो यहाँ पर तैनात थी उस वक्त। और चीन और पाकिस्तान दोनों ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान की दूरी बामुश्किल यहाँ से जो है 250 किलोमीटर होगी, क्योंकि अंबाला यहाँ से और उसके बाद तुरंत पंजाब शुरू हो जाता है, और अमृतसर की दूरी जो है यहाँ से बहुत कम है, 250 किलोमीटर से भी कम है यहाँ से। और चीन की दूरी भी ऐसी यहाँ से बहुत कम है, और इसीलिए रफाल लड़ाकू विमानों की जो पहली स्क्वाड्रन है वो यहाँ तैनात की गई।
क्योंकि दोनों ही जगह यहां से चाहे फिर वो एलओसी हो पाकिस्तान से सटी हुई या इंटरनेशनल बाउंड्री हो पाकिस्तान से सटी हुई और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा पूर्वी लद्दाख खासतौर से यहां से बहुत पास में है और इन फाइटर जेट्स के लिए तो दूरी भी बहुत कमी है, सुपरसोनिक स्पीड से जाते हैं, तो इसीलिए यहां पर स्ट्रेटेजिकली इनको यहां पर बेस किया गया है रफाल लड़ाकू विमानों को। अच्छा नीरज राजपूत, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली यहाँ बेस करने की बात का जिक्र कर रहे हैं अंबाला के एयरबेस पर, महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि जो दो दुश्मन भारत के, एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ चीन, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो फिर पाकिस्तान F-16 को लेकर इतराता है, चीन की अगर बात की जाए तो वो J-20 पर फख्र करता है। और इस बीच आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंबाला एयरबेस, जो बात कह रहे थे नीरज राजपूत कि वहां पर इस समय हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो हवा में उड़ रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं। ये अंबाला की आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की वायु सीमा में राफेल विमानों की एंट्री हो चुकी है और कुछ ही देर में इसी तरीके की तस्वीरें आप अंबाला के आसमान से भी देखेंगे। एबीपी न्यूज ने वहां अपना कैमरा तैनात कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूज मत होइएगा, भारत की वायु सीमा में आप देख रहे होंगे इस समय 5 नहीं 7 विमान नजर आ रहे हैं। तो इसके बारे में जान लीजिए, ये 5 राफेल हैं और 2 सुखोई हैं। भारतीय वायु सीमा में दाखिल होने के बाद ये जो 2 सुखोई हैं वो स्क्वाड कर रहे हैं इन 5 राफेल विमानों को। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं नीरज राजपूत के पास। नीरज, जो सवाल मैं पूछ रही थी वो यही कि पाकिस्तान F-16 पर इतराता है, चीन को कहीं ना कहीं मान अपने J-20 पर है, और ऐसे में अब भारत के पास आ रहा है बाहुबली राफेल। जरा बताइए दर्शकों को किस तरीके से इस खेल में भारत का पलड़ा अब भारी, भारत का पलड़ा अब भारी। देखिए रोमाना, जो F-16 की बात की आपने, अमेरिकी फाइटर जेट से काफी आधुनिक फाइटर जेट्स F-16 है, लेकिन ये बहुत पुराने हैं, 80 और 90 के दशक के F-16 है। उसके बाद से कोई इनमें अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। और हमने देखा था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद डॉग फाइट हुई थी, हमारे जो फाइटर जेट्स है, सुखोई और MiG-21 बाइसन, जो कि विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने F-16 को मार गिराया था पाकिस्तान के। तो जब हमारा MiG-21 बाइसन, जो कि 60 के दशक का फाइटर जेट्स है, रशियन फाइटर जेट्स है, उसने ही मार गिराया F-16 को, तो रफाल तो अभी के सबसे लेटेस्ट जो दुनिया के जो 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है उनमें से सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स है, जिसको गेम चेंजर माना जा रहा। तो F-16 कहीं पर भी इस रफाल लड़ाकू विमान के सामने टिक नहीं पाएगा। जो आपने बात की, जो चीन का, जो चाइना का जो J-20 है, जिसको चाइना जो है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के नाम से दुनिया को बताता है, लेकिन वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इतना बड़ा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। अभी 2 साल पहले ही जब डोकलाम विवाद चल रहा था, उस दौरान जो ये J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट था, ये अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के बेहद तिब्बत में था और अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा था। उस वक्त जो भारतीय वायुसेना के जो सुखोई फाइटर जेट्स थे, उनके ही रडार ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया था। तो इसलिए जो स्टेल्थ की बात करता है कि चीन की J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, वो कहीं से भी स्टेल्थ नहीं है। तो रफाल लड़ाकू विमान तो और ज्यादा सुपीरियर है उसके, और रफाल लड़ाकू विमान बहुत मायनों में स्टेल्थ भी है। उनकी जो रडार, उसमें ऐसी सिस्टम्स लगी हुई है कि दुनिया के जो दूसरे देशों की जो वायुसेनाएं हैं उनके फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि रफाल के सामने ना तो F-16 पाकिस्तान का और ना ही जो J-20 है, जिसे चेंगदू के नाम से भी जाना जाता है चीन में, चीन की वायुसेना उसको कहती है, वो कहीं से भी टिक नहीं पाते हैं। और इसीलिए इस रफाल लड़ाकू विमान को गेम चेंजर का नाम दिया गया है। और गेम चेंजर इसकी मिसाइल की वजह से, जो इसकी वेपन्स, जैसे कि आपने भी बताया था कि हैमर, जो इसकी जो बॉम्ब इसमें लगाए जाएंगे, और साथ ही जो मिट्टी के बारे में, हैमर के बारे में भी बात करेंगे, स्कैल्प के बारे में भी बात करेंगे, मिका के बारे में भी बात करेंगे। दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से न सिर्फ हवा से जमीन बल्कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस ये राफेल, और बड़ी बात यह कि परमाणु हथियारों से भी इसको लैस किया जा सकता है। लगातार नीरज राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ पल पल का अपडेट जानकारी पहुंचा रहे हैं। प्रणय, यहां जब हम बात करते हैं कि दुश्मन का खेल खत्म क्योंकि आ रहा है राफेल भारत के पास, तो नहीं भूलना चाहिए कि वो राफेल विमान है जो एक तरीके से वॉर लाइक सिचुएशंस में ट्राइड एंड टेस्टेड है ना। चाहे यमन हो, चाहे सीरिया हो, वहां पर तो गेम चेंजर साबित करके दिखाया है इस राफेल विमान।
जी बिल्कुल। इनफैक्ट लीबिया के अंदर जो फ्रांस लेड नाटो की एयर स्ट्राइक्स थी, जो गद्दाफी का जो रिजीम था उसे खत्म करने के लिए जिस तरीके की एयर स्ट्राइक्स नाटो ने की थी, जिसे फ्रांस ने लीड किया था, उसमें रफाल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया में इस समय काफी पॉपुलर लड़ाकू विमानों में से, जिसका जिक्र नीरज भी कर रहे थे, उसमें से माना जाता है ये। और चाइना के का जैसे JF-20 जो J-20 फाइटर जेट है उनका, वो किसी भी ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ है। यानी उसकी जो बैटल हार्डन कैपेबिलिटीज हैं युद्ध के मैदान में, क्योंकि क्या होता है रोमाना, एक तो होती है आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, लेकिन एक होती है प्रोवन क्वालिफिकेशन। जमीन पर लाइव सिचुएशन में इस विमान ने कैसे परफॉर्म किया है, यह बहुत मायने रखता है किसी भी मिलिट्री हार्डवेयर के लिए। और अगर आप देखें कि भारत ने पिछले कुछ समय में जो भी मिलिट्री हार्डवेयर लिया है, चाहे वो अपाचे जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो, चिनूक जैसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हो, या C-130J हो, ये वो सारे एयर प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने जिन्होंने युद्ध जैसी सिचुएशंस के अंदर परफॉर्म किया है। और राफेल भी उन लड़ाकू विमानों में से शामिल है जिसकी जो बैटल हार्डन कैपेबिलिटीज हैं वो टेस्ट की गई हैं, उसने परफॉर्म किया है। और यही एक कारण था जिसके लिए भारत ने इस युद्धक विमान का चुनाव किया। जी रोमाना। जी आप रहिए मेरे साथ। इस बीच ये लगातार अंबाला के आसमान पर एबीपी न्यूज का कैमरा नजर बनाए हुए है और ये तस्वीर वही जो नीरज राजपूत बता रहे थे ना कि भाई अंबाला के आसमान में इस समय जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी गश्त चल रही है। नीरज राजपूत वहां पर लगातार बने हुए हैं। ये हमारा अपना एबीपी न्यूज का कैमरा है और हर तस्वीर एबीपी न्यूज के कैमरे में इस समय हम कैद कर रहे हैं। जैसे ही अंबाला के आसमान में ये हवा का योद्धा राफेल नजर आएगा, उसकी पहली तस्वीर भी यकीनन अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप हमारे साथ देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर है भारतीय वायु सीमा में दाखिल हो चुका है हवा का बाहुबली राफेल। इसीलिए तो दुश्मन की जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई हैं, क्योंकि गर्जना कहीं ना कहीं इस राफेल की दुश्मन को डराती भी है, दुश्मन को कपाती भी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर से। नीरज राजपूत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, जब हम बात कर रहे हैं राफेल की ताकत की, राफेल की क्षमता की, तो मुझे लगता है हमें दर्शकों को बताना चाहिए कि चाहे पेलोड का मामला हो या मैन्यूवरिंग का मामला हो, हर मामले में इस राफेल का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। नीरज। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा। एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, मैं इस रफाल लड़ाकू विमान की जो वेपनरी है, मिसाइल, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि दुनिया जानती है कि उसमें मिटियोर मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल है, मेका मिसाइल है, ये सब तो है। लेकिन एक और चीज भी है, जो ये फाइटर जेट जो है रफाल, इसके अंदर जो फाइटर पायलट है उसमें जो इस तरह की तकनीक है कि अगर फाइटर पायलट अगर इधर बाई तरफ घूमता है, इस तरह से उसको लगता है कि बाई तरफ कोई दुश्मन का कोई फाइटर जेट आ रहा है या कोई और दूसरा हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो वो जिधर इधर ऐसे घूमेगा लेफ्ट साइड में, तो जो उसकी मिसाइल होगी, जो लॉक होगी, वो उसी डायरेक्शन में लॉक हो जाती है। यानी कि उसको बटन दबाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ उसको देखना है दुश्मन के फाइटर जेट को इस तरह से बाईं तरफ, और वो लॉक हो जाएगी और मिसाइल अपने आप उसको तबाह कर सकती है। इसी तरह से अगर दाईं तरफ से कोई अगर फाइटर जेट आ रहा है दुश्मन का या कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो पायलट को सिर्फ, जो फाइटर पायलट है उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ अपनी ये गर्दन इस तरह से घुमानी है, क्योंकि कॉकपिट में बहुत ज्यादा घूमने की जगह नहीं होती, स्ट्रेच नहीं होता, लेग स्ट्रेच भी नहीं होता, तो सिर्फ उसको अपनी गर्दन ऐसे हेलमेट के साथ ऐसे घुमानी है, उसको देखना है ऐसे करके कि ये दुश्मन का फाइटर जेट है, और तुरंत वहीं पर मिसाइल जो है वो लॉक हो जाएगी और उसको मार सकती है। तो ये इस तरह की तकनीक जो है ये रफाल लड़ाकू विमान में है, इसीलिए इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है। और अगर इसकी ताकत की बात करें तो इसमें जो हम लोग जानते हैं कि मिटियोर मिसाइल है, मिटियोर मिसाइल ऐसी है जो दुनिया की अब तक की जो बेहतरीन जो एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हवा में लड़ाकर लड़ाई करनी है, डॉग फाइट करनी है, जैसे कि हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद देखी थी, जो विंग कमांडर अभिनंदन थे वो पीछा करते हुए चले गए थे F-16 का, हालांकि मार दिया, तो उनका भी फाइटर जेट क्रैश हो गया। लेकिन इस मिटियोर मिसाइल से आपको पीछा करने की जरूरत नहीं है, 150 किलोमीटर पीछे से ही आप लॉक कर सकते हैं और दुश्मन के सीमा में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, LOC या इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी, और आप वहीं से फायर कर सकते हैं। 150 किलोमीटर पर ही दुश्मन का जो फाइटर जेट है उसको तबाह किया जा सकता है। स्कैल्प मिसाइल जो 300 किलोमीटर की रेंज है उसकी, और स्टिल्ट है, यानी कि अगर आपने उसको फायर किया तो वो दिखाई नहीं देगी दुश्मन को कि कहां जा रही है, और साथ ही जो उसको क्रूज भी किया जा सकता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं आप। जब हवा में होगी इसको कहीं और उसको भेजना है, ऐसा लगता है कि डायरेक्शन चेंज करनी, तो उसको डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। तो यानी स्टिल्ट क्रूज मिसाइल है ये, 300 किलोमीटर और 1300 किलो, यानी कि 1300 किलोग्राम भारी ये मिसाइल है। इतना इसके अंदर एक्सप्लोजिव आ सकता है, जो दुश्मन देश के जो बंकर्स होते हैं, बड़ी बड़ी छावनियां जो होती हैं, उसको तबाह करने के लिए फ्रांस ने भी इस्तेमाल किया इन स्कैल्प मिसाइल का, और अब भारत को इसीलिए दिया गया है ताकि अगर जरूरत पड़े दुश्मन के खिलाफ, दुश्मन के बंकर्स, पोस्ट और बड़ी बड़ी छावनियां जहां पर हेडक्वार्टर्स होते हैं, जो फील्ड फॉर्मेशंस के, उनको तबाह करना है, तो उसके लिए ये
1300 किलो की जो स्कैल्प मिसाइल है, जो मैंने खुद देखी थी मॉन्ट दे मार्सन में फ्रांस के, जब मैं गया था फ्रांस में, तो वहां के उनके पास स्कैल्प मिसाइल मैंने खुद देखी थी, कितनी बड़ी मिसाइल है। उसको इंटीग्रेट किया गया था जो रफाल लड़ाकू विमान थे, तो वो अगर कहीं पर भी हमला करती है तो पूरी तरह से तबाह कर सकती है। तीसरी जो इसकी मीका मिसाइल है, वो शॉर्ट रेंज के लिए, अगर पास में कोई फाइटर जेट है दुश्मन का, तो उससे कैसे डॉग फाइट में उसको क्लोज कॉम्बैट में उसमें अटैक कर सकते हैं, तो वो इस मिसाइल में है। और चौथी तो हम लोग जानते हैं जो हैमर मिसाइल या बॉम्ब भी जिसको कह सकते हैं, वो भी दे रहा है। वो ठीक वैसे ही है जैसे इजराइल के स्पाइस 2000 बॉम्ब इस्तेमाल किए थे बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के लिए मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने, तो वो उसी तरह की हैमर है कि अगर आपको दुश्मन के किसी टेररिस्ट कैंप पर अटैक करना है या उसको और दूसरी किसी इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए इस हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको प्रिसिशन बॉम्ब भी जिसको कहा जाता है। तो ये सारी इसकी जो वेपनरी है वही इसको जो है गेम चेंजर बनाती है। साथ ही इसकी एवियोनिक्स और रडार भी, आईसा रडार भी इसमें कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन रडार में से एक है आईसा, वो इसमें लगी हुई है, जिससे कि ये दुश्मन को कम दिखाई देता है। उसकी वजह से ये गेम चेंजर है चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। ये बड़ी जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां जो दे रहे हैं नीरज राजपूत, और इसी वजह से तो, इन्हीं खासियतों की वजह से तो ये राफेल विमान गेम चेंजर कहा जाता है कि पूरी की पूरी जो स्थिति होती है उसको बदल देता है, अपने पक्ष में पूरा का पूरा पलड़ा जो है वो झुका देता है। इस तरीके की खासियत से लैस ये राफेल विमान। अच्छा नीरज, आप जिन मिसाइल्स की बात कर रहे थे वो पहले ही भारत आ चुके हैं, और ऐसे में तैयार करके तैनाती में महज एक हफ्ते के भीतर मोर्चा संभालने के लिए यह तैयार किया जा सकता है राफेल विमान। इसके बारे में भी जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल रोमाना, देखिए हमें ये समझना पड़ेगा, पिछले साल अक्टूबर में दशहरा के मौके पर जब राजनाथ सिंह गए थे रक्षा मंत्री, तब ये रफाल फाइटर जेट जो थे ये भारत को दे दिए गए थे, लेकिन इन पर ट्रेनिंग चल रही थी। जो भारत के जो फाइटर पायलट्स हैं, जिसमें ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह है और जो उनकी टीम है, जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, 10 पायलट्स तो आ ही रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग वहीं पर शुरू हो गई थी। और जो मिसाइल और वेपनरी है ये भी इसी जो डील का हिस्सा है, जो रफाल की डील हुई थी 59,000 करोड़ रुपए की वर्ष 2016 में सितंबर में, ये वेपन्स और मिसाइल्स ये दी दूसरी कंपनी ने, एमबीडीए ने दी है, लेकिन ये सिर्फ उनको वहां पर दे दिए गए थे, उनको बता दिया गया था कि ये डील का हिस्सा है। तो वहां पर ट्रेनिंग ये उन मिसाइल्स की कर चुके हैं, वहां पर फ्रांस में ये इस तरह की कर चुके हैं ट्रेनिंग कि किस तरह से मिसाइल फायर करनी है, किस तरह से बॉम्ब फायर करने हैं। तो ये सब सारी ट्रेनिंग वहां पर हो चुकी है। इसीलिए अब जब ये यहां पर आएंगे, अंबाला एयरबेस में आएंगे, तो इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार जो नए फाइटर जेट्स आते हैं वायुसेनाओं में, किसी में भी, चाहे भारत की या किसी और में, बहुत टाइम लगाते हैं, 2-2, 3-3, 6-6 महीने तक टाइम लग जाता है इंटीग्रेशन में। लेकिन क्योंकि मिसाइल इनकी पहले ही आ चुकी है, जो एमबीडीए कंपनी है उसने खुद कहा है कि जो मिसाइल्स हैं वो यहां पर आ चुकी हैं और इंटीग्रेट करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है इनमें जो मिसाइल जो है इंटीग्रेट कर दी जाएगी। और खास बात यह है कि वायुसेना ने इसीलिए आज की जो सेरेमनी है वो इसीलिए मीडिया को अंदर आने के लिए मना किया है, क्योंकि इनकी मिसाइल नहीं लगी हुई है। क्योंकि किसी फाइटर जेट्स की जो ताकत होती है वो उसकी मिसाइल और बॉम्ब्स और वेपनरी होती है। तो इसलिए जब हम लोग 20 अगस्त के आसपास जो सेरेमनी होगी इसी अंबाला एयरबेस के अंदर, तब वहां पर देखेंगे उनकी मिसाइल पूरी लगी हुई होंगी उसके अंदर। बिल्कुल। और फिलहाल देखिए, महज 4 से 5 मिनट का बताया जा रहा है इंतजार, और उसके बाद ये राफेल विमान अंबाला के एयरबेस पे लैंड करने वाले हैं। लेकिन जिस दौरान हवा से बातें करने के लिए तैयार थे ये राफेल विमान, उस समय की पायलट की बातचीत जरा एक बार सुनिए। Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. ये सुन रहे थे आप किस तरीके से स्वागत किया गया इन राफेल विमानों का, जिस समय भारतीय वायु सीमा में ये 5 राफेल विमानों का दस्ता दाखिल हुआ। और आइए जरा जल्दी से अब ग्राफिक्स के जरिए आपको राफेल की ताकत दिखाते हैं। राफेल की ताकत, राफेल की वो क्षमता जिसकी वजह से दुश्मन के पसीने छूट रहे हैं। इसकी ताकत को जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिरकार क्यों दुश्मन की धड़कनें इस वक्त बढ़ चुकी हैं। इस एहसास के साथ ही कि भारत को मिल गया है ये हवा का सबसे बड़ा योद्धा बाहुबली राफेल।